Hello dear students, today is our 8th lecture of Unit 3rd Electrochemistry। कल हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में और फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने इलेक्ट्रोलिसिस और फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ न्यूमेरिकल भी ट्राई किए थे, ठीक है, और वो कंसेप्ट अच्छे से समझा था। आई होप आप लोगों को वो चीज़ें समझ में भी आ गई थी। अब हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है जी फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज हम पढ़ेंगे कि जो फेराडे का सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का वो क्या कहता है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये फेराडे फर्स्ट लॉ की ही एक एप्लीकेशन आप इसको कह सकते हैं या मॉडिफिकेशन भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है इसमें। क्या होगा यहाँ पे फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में स्टेटमेंट देखो ध्यान से क्या है। व्हेन the same quantity of electricity is passed through different electrolytes, the masses of different ions liberated at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalents when they are connected into series। मतलब क्या है, हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन लिया या मोल्टन स्टेट में सॉल्यूशन लिया हमने उनका और उनको कनेक्ट कर दिया है सीरीज़ में, और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करवाई है उनमें। तो जो भी मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके केमिकल इक्विवेलेंस के। किसके इक्वल होगा, केमिकल इक्विवेलेंस के इक्वल होगा। मतलब W1 डिवाइड बाय W2, मतलब मास डिपॉजिटेड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय मास डिपॉजिटेड ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोलाइट, किसके इक्वल आएगा, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड, मतलब उन्हीं के इक्विवेलेंट वेट के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। देखो ये डायग्राम ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या किया गया है, 3 सॉल्यूशन लिए हैं। क्या लिए हैं, 3 सॉल्यूशन लिए गए हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, ठीक है। 1 मिनट के लिए ध्यान से समझेंगे। 3 सॉल्यूशन लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट के और तीनों सॉल्यूशन में अलग अलग से हमने, देखो पहले में हमने लिया है H2SO4 का डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा हमने लिया है कॉपर सल्फेट और तीसरा लिया है सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन हो गए, एक तो डाइल्यूट H2SO4 फर्स्ट वाला, दूसरा है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। तीनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया। किस में कनेक्ट कर लिया है, सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया है। अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है डाइल्यूट H2SO4 वाला एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाई और इनको हमने कनेक्ट किस तरीके से करा कि इस साइड हमने पॉजिटिव टर्मिनल रखा है और इस साइड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और इसका जो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है वो इस वाले के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो आपस में किस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करें हैं। कैसे कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। और फाइनली यहाँ से इसका जो पॉजिटिव बच गया है और लास्ट में जो इसका नेगेटिव बचेगा, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है। बीच में की लगा रखी है, ठीक है, स्विच लगा रखा है, कहने का मतलब एक एमीटर लगा रखा है और एक जो है आप रियोस्टेट बोल सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वो लगा रखा है हमने, ओके। सेम अमाउंट, अब क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तीनों के अंदर से। अब जो भी अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगी, मान लो W1 डिवाइड बाय W2 अगर निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड। ऐसे अगर हम W2 डिवाइड बाय W3 निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, E2 डिवाइड बाय E3 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। इस तरीके से रहेगा। तो आपको ये चीज़ मुझे लगता है समझ में आई होगी। एक बार और दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे। देखो भी ध्यान देंगे, मैंने क्या कहा है, अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया और उनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है। कम से कम 2 होने चाहिए हमारे पास, तो मैंने क्या किया है, 2 सॉल्यूशन ले लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है जी। अब इसमें एक रोड डाल ली है, इसमें एक रोड डाल ली है, इसमें एक रोड डाल ली है, इसमें एक रोड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रो फर्स्ट
इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। हाँ जी, अब इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है जस्ट, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया। अब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इसका नेगेटिव और इसके पॉजिटिव को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो बच गए हैं, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, इनको हमने क्या कर दिया है, आपस में कनेक्ट। क्या कर दिया है, कनेक्ट। तो अब ये सीरीज़ में आ गए हैं। किस में आ गए हैं, ये सीरीज़ में आ गए हैं ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो जो भी मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा, यहाँ पे जो भी मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा, मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो मास डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है उसको हमने मान लिया है W1। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं किसके होगा, उसी के इक्विवेलेंट वेट के होगा। ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंस बोला हमने, तो वो उसी के किसके इक्वल होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं कहूँ दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का वेट जितना डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, मतलब W1/W2 इज इक्वल टू किसके आएगा, वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड, ये चीज़ आ रही है, ये ध्यान रखना है। अब ये कैसे आया है, W1 डिवाइड बाय W2 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड, वो चीज़ हम समझते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करें, मैं इरेज कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। अब देखें ध्यान से थोड़ा, हमने क्या कहा है कि W1 जो, अगर हम फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाएं तो W1 हम कैसे निकालेंगे, W1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इनटू में फैराडे कांस्टेंट और मल्टीप्लाई बाय Q आता है। ठीक है, Q क्या, कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करी है। ऐसे अगर हमें W2 निकालना पड़े, वो किसके इक्वल है, ये मोलर मास फर्स्ट का था तो हमने M1 लिख दिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन N1 लिख दिया है। ये मोलर मास सेकंड का डिवाइड बाय N2 इनटू में F और मल्टीप्लाई में Q। ठीक है, अब हमने क्या करना है, W1/W2 निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, W1/W2, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो Q मतलब क्योंकि सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हमने पास करी है, क्या पास करी है, सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये तो कट हो गया, इधर से ये F भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये W1/W2 किसके इक्वल बचा है, M1 डिवाइड बाय N1। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ये किसके इक्वल है, M1 डिवाइड बाय N1 और यहाँ पे M2 डिवाइड बाय N2। ठीक है, अब ये M1/N1 क्या है, इक्विवेलेंट वेट है फर्स्ट का, और M2/N2 क्या इक्विवेलेंट वेट है सेकंड का। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हाँ जी, तो W1 डिवाइड बाय W2 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड। ये रिलेशन फाइनली निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ है। ठीक है, ये उसका थ्योरेटिकल पूरा मैथमेटिकल एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में देखो क्या दिखाया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको ज़रा। ये क्या कह रहे हैं कि फॉर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन के लिए एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन के लिए कनेक्टेड इन सीरीज़, जब उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया, इफ़ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, अगर सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की हमने पास करी है, तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, जो वेट डिपॉजिट होगा सिल्वर का डिवाइड बाय वेट डिपॉजिट होगा कॉपर का, मतलब वही W1/W2, वो किसके इक्वल आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है, उस चीज़ को ध्यान से गौर से समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या बताया है कि वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय वेट ऑफ कॉपर, तो इधर भी क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर है। ये चीज़ समझना है, जो भी पीछे समझा के हटे वही है, सेम टू सेम। ओके, ठीक है जी।
उसके बाद देखो क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ये जो चीज़ अभी करवाई जा रही है ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। बहुत से न्यूमेरिकल वर्बली हम इससे सोल्व कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है, यहाँ से क्वांटिटेटिव हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इस लॉ का, वो समझेंगे। कंसीडर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। हमने क्या करा, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस को कंसीडर किया। तो NaCl है तो वो डिसोशिएट होकर के जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो हमें क्या देगा, सोडियम देगा, प्लस में क्लोरीन गैस निकलेगी। बैलेंस करके हमने ½ Cl2 लिख लिया है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि Na पॉजिटिव था हमारे पास और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, एक Na बना लिया है। तो हम ये लिख सकते हैं, दिस मीन्स, ये लाइन जो लिखी है इसको ध्यान से पढ़ें, दिस मीन्स दैट 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 सोडियम एटम। एक इलेक्ट्रॉन ने कितना प्रोड्यूस किया, एक सोडियम एटम। तो देयरफॉर पासिस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन से एक एटम सोडियम का बन रहा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितने मोल सोडियम बनेगा, 1 मोल सोडियम बनेगा। ओके अगर हम कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन से एक सोडियम एटम बन रहा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितने मोल सोडियम बनेंगे, 1 मोल सोडियम बनेंगे। ओके सिमिलरली लुकिंग एट द रिएक्शन, अगर आपको रिएक्शन ध्यान से देखें ये कि कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बन रहा है, कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक एटम कॉपर का बना है, तो हम क्या कह सकते हैं मोल की टर्म में कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिल रहा है, 1 मोल कॉपर मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम क्या करें, एल्यूमिनियम 3+ ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिल रहा है, 1 एल्यूमिनियम मिल रहा है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिलेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा। Thus we concluded that 2 moles of electron produces 1 mole of copper and 3 moles of electron will produce 1 mole of aluminium. फाइनली जो ये लास्ट में रेड कलर में रिजल्ट लिखा गया है ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, नोट डाल करके। इफ़ n इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में n इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हुए हैं, देन पासेज ऑफ n फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम n फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, विल लिबरेट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो वहाँ पे कितने मोल सब्सटेंस आएगा, 1 मोल सब्सटेंस। 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। और हम कह सकते हैं कि अगर 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करवा रहे हैं तो 1 मोल सब्सटेंस बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। कितना बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस बनेगा। क्लियर है, ये पॉइंट बस आपने ध्यान रखना है। अब प्रॉब्लम दे रखी है, उस प्रॉब्लम को ध्यान से समझें। हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शन के लिए कितना चार्ज हमें चाहिएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3+ से, ध्यान से समझेंगे अब इस चीज़ को थोड़ा सा। देखो एल्यूमिनियम 3+ से हमें क्या बनाना है, एल्यूमिनियम, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम। तो हम कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिल रहा है, 1 एल्यूमिनियम, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिलेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ कि 3 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी, कितने की, 3 फेराडे की, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितना फेराडे होगा, 1 फेराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने फेराडे होगा, 3 फेराडे। तो 3 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या मिलेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करवानी पड़ रही है, 3 फेराडे। कितने फेराडे, 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी के पास करवाने पड़ रहे हैं। देखो इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखेंगे जो लिखा हुआ है, देखो समझें इसको। सॉल्यूशन देखो, द रिएक्शन क्या बनेगी इलेक्ट्रोड पे, एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम बन रहा है। तो मतलब क्या बना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अगर 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को रिड्यूस करवाना है एल्यूमिनियम के अंदर, तो हमें क्या चाहिएगा, वहाँ पे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 3 मोल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फेराडे की टर्म में 3 फेराडे आ जाएगा। कितना फेराडे, 3 फेराडे। तो फेराडे को अगर कूलम में चाहिए तो 3 × 1 फेराडे की वैल्यू रखेंगे 96500 कूलम। तो इतने कूलम हमें इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर चाहिएगी। सेकंड है 1 मोल ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर बनाना है, तो आप समझ गए होंगे 2 फेराडे आंसर आएगा, डायरेक्ट है, क्योंकि कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एक कॉपर मिल रहा है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर मिल रहा है, तो हमें 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी।
ओके, तभी हमें 1 मोल कॉपर मिलेगा। उसके बाद है जी MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस बन रहा है। MnO4 नेगेटिव में आप पहले क्या करें, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से समझना है, जस्ट अ मिनट, हाँ जी समझेंगे। MnO4 नेगेटिव दे रखा है। अब मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए उसको x मान लो, तो एक मैंगनीज है तो x हो गया, प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 हो गया। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और बराबर है किसके, -1 के। जो चार्ज है -1 लिख लिया, तो ये बना x - 4 2 जा 8 -8 हो गया, बराबर -1। -8 को उधर लेकर के जाएंगे +8 हो जाएगा। तो यहाँ से x किसके इक्वल आएगा, -1 + 8, मतलब x इक्वल आ रहा है हमारा +7 के। किसके इक्वल आया, +7 के। तो मैंगनीज +7 है एक तरीके से, यहाँ पे क्या है, मैंगनीज +7। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखो अब कैसे करना है। देखो मैंगनीज +7 है यहाँ पे, कितना है, मैंगनीज +7। और इससे अगर हमें बनाना है क्या, मैंगनीज +2। क्या बनाना है, मैंगनीज +2। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके 5 इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिल रहा है, एक Mn2+ मिल रहा है, यानी कि इसके 5 मोल से हमें 1 मोल Mn2+ मिल रहा है। तो हमें कितने फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी, 5 फैराडे की। कितने फैराडे की, 5 फैराडे की। और 1 फैराडे क्या होता है, 9650, तो 5 × 96500 कूलम। इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करवानी पड़ेगी। ठीक है जी, आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, आप इसमें आंसर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी 5 फैराडे ही आया है। ठीक है, तो ये फैराडे की सेकंड लॉ और उसका कुछ प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रोलिटिक सेल वन कंटेनिंग एसिडिफाइड, देखो ये वाला हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल, देखो क्या है। द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वन कंटेनिंग एसिडिफाइड फेरस क्लोराइड। एसिडिफाइड फेरस क्लोराइड है FeCl2, मतलब एसिडिफाइड सोल्यूशन है। एंड अनदर एसिडिफाइड फेरिक क्लोराइड, और दूसरा कौन सा है, फेरिक क्लोराइड है। मतलब एक FeCl2 है और एक FeCl3 है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द आयरन, मतलब Fe डिपोजिटेड एट कैथोड्स इन द 2 सेल्स, दोनों सेल में, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सेल्स, जब सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की पास करी गई है दोनों में से, तो वो चीज़ हमने निकालनी है। रेशो निकालना है उनका, कितना मास डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, देखो इस चीज़ को समझते हैं अब। हमें क्या दिया गया, एक तो दिया गया फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड मतलब FeCl2 है, और एक है फेरिक क्लोराइड मतलब FeCl3 है। अब FeCl2 है तो यहाँ पे मतलब Fe2+ है, FeCl3 है तो मतलब यहाँ पे Fe3+ है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe में। मतलब इसमें Fe डिपॉजिट हुआ, इसमें भी Fe डिपॉजिट, पर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के गेन से, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन के गेन से। ठीक है, तो अगर हम इसके जो यहाँ पे ये Fe डिपॉजिट हो रहा है, इसको हम W1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं W2। तो W1/W2 जो रेशो आएगा वो हम कैसे निकालेंगे वो देखना अब हमें। ठीक है, देखो तो W1/W2 कैसे निकालते हैं हम, हमने अभी बताया था यहाँ पे कि किसके इक्वल आएगा, इनके इक्विवेलेंट वेट के। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, M1/N1/M2/N2 ऐसे निकलेगा। अब यहाँ पे M1 और M2 तो बराबर है, क्योंकि आयरन ही डिपॉजिट हो रहा है दोनों में, आयरन डिपॉजिट हो रहा है तो ये मोलर मास सेम रहेगा, तो ये कट जाएगा। तो ये बना आपका 1/N1/1/N2। ये N2 ऊपर चला जाएगा, N1 नीचे रह जाएगा, तो ओवरऑल ये क्या बना, N2/N1। क्या बना है, N2/N1। मतलब अगर इसको हम कम्प्लीटली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि W1/W2 किसके इक्वल आया है, N2/N1 के इक्वल। अब W1 क्या था, फेरस क्लोराइड वाला था, उसमें से जो आयरन डिपॉजिट हुआ है। और W2 क्या है, फेरिक क्लोराइड वाला, उसमें जो आयरन डिपॉजिट हुआ है। तो N1 जो आया था वो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और N2 आया था वो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। तो रेशो क्या आया इनका, 3:2 आया है। क्या रेशो आया, 3:2 आया है। अब एक बार आप आंसर चेक कर लेंगे, सोल्यूशन चेक कर लेंगे, कोई डाउट आए तो पूछ लेंगे। देखो 3:2 आ रहा है, इनका भी बिल्कुल सेम तरीके से किया है। ओके, कोई डाउट है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ये वाली। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एंड एक्वस सोडियम क्लोराइड। मोल्टन और एक्वस सोडियम क्लोराइड के
क्या क्या प्रोडक्ट होंगे। ये क्वेश्चन आसान है, फैराडे के फर्स्ट लॉ में भी बताया था, आप कर सकते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखें ध्यान से भाई। व्हाट इज़ द फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, जो गैल्वेनिक सेल है वो उसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं ये इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। गैल्वेनिक सेल में फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।